प्रोग्राम मध्य मुकाबले में खुशामदीद। मैं हूं रबिया एहसन और मेरे साथ मौजूद है रऊफ लास्टा। और आज के प्रोग्राम में जिन टॉपिक्स में हम बात करेंगे उसमें सबसे पहले मुल्क में सियासी दर्जा हरारत उरूज पर। 4 घंटे तवील कौमी सलामती कमेटी के इजलास में कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस के फैसलों की तौसीक। तहरीक इंसाफ के लिए मुश्किलात बढ़ गईं। लीडरान को और कारकुनों पर क्रैकडाउन जारी। पकड़ धकड़, छापे, गिरफ्तारियां उरूज पर। हुकूमत और इस्टेब्लिशमेंट आर्मी एक्ट के तहत कार्रवाइयों पर मतलूबा नताइज हासिल कर सकेंगे। इसके अलावा बात करेंगे मुल्क में नई बहस चल निकली। आर्मी एक्ट किस पर लागू होगा, सिविलियन या फौजी अफसरान पर? आर्मी एक्ट है क्या? माजी में आर्मी एक्ट के तहत कितने लोगों को सजाएं हुई? आर्मी एक्ट पर माहिराना राय के लिए सुप्रीम कोर्ट के सीनियर वकील उमर आदम खान हमारे साथ मौजूद होंगे। उनके साथ एक्सक्लूसिव गुफ्तगू करेंगे। इसके अलावा बात करेंगे पाकिस्तानी तारीख में पहली मरतबा पार्लियामेंट में तौहीन अदालत का बिल मंजूर। एक नए तनाज़े ने जन्म ले लिया। और इसके अलावा बात करेंगे पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के इजलास में चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान और दीगर जजेस की तनख्वाहों से मुतालिक हैरान कुन तफसीलात सामने आ गई, इनका भी जिक्र करेंगे। आज के प्रोग्राम में एक्सक्लूसिव गुफ्तगू के लिए हमारे साथ मौजूद होंगे सीनियर रहनुमा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी नदीम अफजल चंद साहब। उनको वेलकम करेंगे। अस्सलाम वालेकुम नदीम अफजल चंद साहब। जी वालेकुम अस्सलाम। अच्छा नदीम अफजल चंद साहब, ये जो तमाम तर सूरत हाल है, ख़ास तौर पे आपने पीटीआई का आप हिस्सा रहे हैं, इमरान खान साहब के साथ वक्त गुजारा है, ये जो सब कुछ हो रहा है पीटीआई के साथ और इमरान खान साहब के साथ, कैसे व्यू करते हैं इसको? देखिए जी, मैं तो सच्ची बात है, अल्लाह ताला खैर करे, 2 साल पहले 3 साल पहले मैं तो ये खान साहब को बार बार कैबिनेट मीटिंग में, प्राइवेट मीटिंग में, वन ऑन वन ये सारी चीजें मैं कहता होता था जो मैं पॉलिटिकल वर्कर हूँ, जो मुझे समझ आती थी और जिनसे आज वो भुगत रहे हैं। और ये चीजें ऐसी हैं कि जब आप जो भी आप करेंगे सिस्टम के साथ करेंगे, चीजों को पॉलिटिकल इंजीनियरिंग के तौर पे आप इस्तेमाल करेंगे, आप नैब को करेंगे, जुडिशरी को करेंगे या एस्टैब्लिशमेंट को करेंगे, कोई भी करे, मैं समझता हूँ कि अल्टीमेटली वो उसको बाउंस बैक होता है। कभी भी पॉलिटिकल वक्ती तौर पे आपका इक़्तिदार तवालत भी पकड़ जाता है, तवाना भी हो जाता है, लेकिन बुनियादें हल जाती हैं। आपके नजरियाती आपको कंप्रोमाइज करना पड़ता है, आपकी लेगेसी कोई अच्छे लफ्जों में नहीं याद किया जाता। तो ये खान साहब को कहते थे पॉलिटिकल डायलॉग से वो दूर थे और पॉलिटिकल लोगों को एंगेज करना से वो बिल्कुल कतराते थे। पॉलिटिकल क्लास को वो करप्ट समझते थे हर वक्त और ब्लैक मेलर समझते थे। और उनके साथ भी जो टीम थी, जो वो उनको मशवरा भी नहीं देती थी, कोई बात हम करते भी थे तो वो आगे से हंस देते थे, मजाक उड़ाते थे। तो यही अलमिया है इस मुल्क का। पॉलिटिकल फोर्सेस को जब मौका मिलता है तो उनको सिस्टम को मजबूत करनी चाहिए, इदारों में रिफॉर्म्स करनी चाहिए ताकि इस मुल्क का आम शहरी, हमारे इदारे भी मजबूत हो, हमारा आम शहरी भी ताफज महसूस करे, अपनी इज्जत नफ्स महसूस करे। लेकिन अलमिया ये है कि इस वक्त मेरे ख्याल में हम बहुत दूर जा चुके हैं और इदारों के ऊपर जो तानाजनी है वो भी अब पीक पे चली गई है। और पहले होता होगा हम आप 70 में या 70 से पहले या 77 में, लेकिन उस वक्त क्योंकि मीडिया इतना नहीं था, चीजें इतनी ओपन नहीं थी, तो पीपल्स पार्टी अकेली जमात थी जो विक्टिम थी। तो पीपल्स पार्टी ने फिर भी बर्दाश्त किया और बर्दाश्त के साथ साथ ये इस तरह तक हमले भी नहीं किए, खुद फांसियां भी दी ली, कोड़े भी खाए, सारा कुछ हुआ। लेकिन अब मैं समझता हूँ कि चीजें बिल्कुल ही अजीबो गरीब नॉर्मल सूरत हाल इख्तियार करती जा रही हैं और इनसे अल्लाह खैर करे इस मुल्क की। मैं तो दुआ ही हम कर सकते हैं। ना इस पे गम मनाया जा सकता है, ना इस पे खुशी की जा सकती है एज ए पोलिटिकल वर्कर। तो अल्टीमेटली सियासतदानों को बैठना पड़ेगा और नहीं बैठेंगे तो तारीख इनको माफ नहीं करेगी मेरे ख्याल में। और इस वक्त जो सबसे ज्यादा कसूर नजर आ रहा है वो पीटीआई के लोगों का। मैं इस पॉइंट ऑफ व्यू से कहता हूँ कि उनको भी मौका मिला तो उन्होंने ऐसी तू तकरार सियासत में एक नई चीज लेके आ गए कि वो चीज फिर उसका कोई रुकने का नाम ही नहीं ले रही। और अगर अपने आप को वो समझते हैं सिविलियन सुप्रीमेसी उनका नारा नहीं है, उनका हमेशा नारा ये रहा है कि चीजों को अपने लिए इस्तेमाल करो, अपने ढाल के लिए, और मुखालफिन को रगड़ो। एंगेज करके सिविलियन सुप्रीमेसी की तरफ या रूल ऑफ लॉ की तरफ जाना वो एक और चीज है। तो बहरहाल अल्टीमेटली अगर हम अभी भी मुज़ाकरात की तरफ या बातचीत की तरफ नहीं जाएंगे या चीजों को नहीं संभालेंगे तो फिर कोई भी बेनिफिशियरी नहीं होगा, सब लूजर होंगे। अरे चंद साहब, आप उन मेरा ख्याल है 1-2 लोगों में से हैं जिनको सेनर वाइस समझा जाता था पीटीआई में। आप वहाँ पे एडवाइज़र है मिनिस्टर के स्टेटस के साथ, और मुझे पता है कि आप अक्सर बोलते थे, वोकल थे और बहुत सारा
बहुत दफ़ा आपकी वहाँ पर डिबेट्स होते थे और हमने रिपोर्ट भी की हुई है, ये मैं कोई ऐसी बात नहीं बता रहा जो पहली दफ़ा बता रही हो। आपकी अच्छी खासी कन्फ्रंटेशन होती थी, बल्कि आपकी जो इज़्ज़त इसलिए भी मेरा ख्याल है बहुत से लोगों के दिल में है कि जब इमरान खान साहब ने कहा था उसमें कैबिनेट के इजलास में कि जिन जिन लोगों को मेरी पॉलिसी से इख्तलाफ है, स्पेशली वो चाहते थे कि इनकी उस्मान बुज़दार साहब की वो की जाए, उनकी तारीफ़ की जाए, या जब कोयटा में वहाँ पे हज़ारा के बेचारे हमारे शिया भाई इतनी सारी वहाँ पे वो बॉडीज़ लेके बैठे थे और खान साहब नहीं गए थे, आप उस वक्त भी वोकल थे, तो आप वह थे जिन्होंने वहाँ पे कैबिनेट को छोड़ दिया था। बहुत सारे कम लोगों को पता है कि सर्विंग मिनिस्टर थे, आप छोड़ के चले गए थे एहतजाजन किसी डिग्निटी, किसी असूल की बुनियाद पर। आपने भी कहा है कि मैं इनको समझाता रहता था, बताता रहता था, वो कौन सी ऐसी बातें थीं जो आप उस वक्त बताते रहते थे, नहीं मानी गई, नहीं समझी गई और एग्जैक्टली आज वही कुछ हो रहा है? सर देखिए जी, बड़ी सीधी सी बात है, मैं उनको बड़ा ओपनली मैं खान साहब कहता था कि पॉलिटिकल इंजीनियरिंग के तौर पे नैब इस्तेमाल ना करें, नैब की रिफॉर्म्स करें। ये नैब बिल्कुल करप्शन मिटाने वाला इदारा नहीं है, ये पॉलिटिकल इंजीनियरिंग के लिए इस्तेमाल होता है। दूसरा, मैं ओपन उनसे कहता होता था कि जो जनरल फैज कर रहा है ये आपका नाम इस्तेमाल करके कर रहा है, जो ISI को भी बदनाम कर रहे हैं, इदारों को भी बदनाम कर रहे हैं, और जो कुछ हो रहा है इसमें लोगों के साथ जो फाटा में, बलोचिस्तान में, पंजाब में जो होता था ब्यूरोक्रेसी को, देखो उस्मान बुज़दार जब डमी करेक्टर था ना, हुकूमत चलाता था या आजम खान, यहाँ चलाता था जनरल फैज ताहिर खुर्शीद के जरिए, फेडरल कैबिनेट के जरिए, वो फेडरल एक दो अफसरों के जरिए, और खान साहब को भी कोई पता नहीं था। खान साहब को भी पॉलिटिकली इतनी कोई चीजों का मैं समझता हूँ, कोई उनको बताता भी था तो उस पर यकीन नहीं करते थे। उस्मान बुज़दार के खिलाफ तो जो बोलना था वो तो गुनाह कबीरा था उस वक्त उनके पास। तो मेरे ख्याल में ये वो चीजें थी जो उनका अल्टीमेटली उनको नुकसान हुआ। KPK की गवर्नमेंट भी वो इस्लामाबाद PM हाउस से बैठ के चलाते थे, पंजाब की हुकूमत भी PM हाउस से बैठ के चलती थी। तो बुज़दार साहब तो बेचारे मासूम थे, उनके इख्तियारात में तो कुछ नहीं था। ये 2 बंदे 3 बंदे इख्तियार चलाते थे, पावर कॉरिडोर में यही मैटर करते थे। तो आज वो किधर है? आज ये सारा जो इस मुल्क में गंद फैलाया हुआ है, वो जिन लोगों की वजह से ये सिस्टम डिरेल हुआ है, जिन लोगों की वजह से आज पोलराइजेशन शिद्दत उस लेवल पे चली गई है, ना जुडिशल रिफॉर्म्स हो सकी, ना लोकल गवर्नमेंट की रिफॉर्म्स हो सकी, पार्टियों के अंदर इतनी शिद्दत हो गई, इतनी नफरत हो गई कि वो वर्करों तक पहुंच गई है, गली मोहल्लों तक, घरों तक पहुंच गई है। और वो लोग किधर है? वो चुपके से आउट ऑफ कंट्री या सेफ हाउसेस में बैठे होंगे, अपने आराम से एंजॉय कर रहे हैं, और देख के आपका और मेरा प्रोग्राम देख के मुस्कुराते होंगे, क्या खच खच लगे हुए हैं। अच्छा, तो आपने भी कहा कि घरों तक पहुंच गई थी। जहां तक मेरी इतला है, जब आपने ये इस्तीफा दिया था, ये खान साहब ने कहा जी जिसको एतराज़ है मेरी पॉलिसीज़ पे वो छोड़ के चला जाए। जैसे मैंने कहा, आप हमारे हज़ारा के शिया भाइयों के उस सॉलिडेरिटी के लिए आप खड़े हुए थे। खान साहब ने जाने से इनकार कर दिया था कि मैं वहाँ से, उन्होंने कहा था मैं ब्लैकमेल नहीं हूँगा। तो आपके अपने घर में भी, मुझे ज़ाती तौर पर भी पता है, जी बिल्कुल, अपने घर में भी लड़ाई हो गई थी, आपके भाई नाराज़ हो गए थे, यार दोस्त, फिर आपके हल्के वाले। देखें जी कि चंद साहब आप भी देहाती आदमी हैं, भोले आदमी हैं, वजारतें मिली हुई थी, आपको क्या ज़रूरत थी खान साहब से पंगे लेने की? उन्होंने आपका नाम तो नहीं लिया था कि आप छोड़ के जाएं, आपने स्टैंड ले लिया। तो आपके घर में भी लड़ाई पड़ी थी अपने भाई के साथ सारे इन्हीं मसाइल पे? बिल्कुल जी, बिल्कुल मेरी घर में बिल्कुल जी लड़ाई 2 साल मैंने जो भुगता है, अल्लाह ताला किसी के घर में, मैं कहता हूँ इत्तेफाक ही रखे सब घर में। मेरे घर में हमारी भाइयों के दरमियान और हमारी एक रिफ्ट थी, क्योंकि वालिद साहब के अल्लाह जिंदगी करे वो बैठे थे, इसलिए हम एक शिद्दत नहीं हो सकी हमारी फैमिली में। लेकिन पॉलिटिकली जो फैसला मैंने किया था उस वजह से मेरे घर में बहुत ज्यादा हमारी आपस में तनाव पैदा हो गया था। लेकिन थैंक्स गॉड, खान साहब का शुक्रिया कि उन्होंने मेरे भाई को टिकट नहीं दिया, तो अब हमारा तनाव खत्म हो गया। ये सारी लड़ाई टिकट की थी? 2 भाइयों में सगे भाई और आपके वालिद साहब? मेरे भाई चाहते थे कि वो कहते थे कि आप PTI ना छोड़ो, सीधी सी बात है, वो कहते थे PTI ना छोड़ो, हुकूमत में रहो, आप क्यों छोड़ते हो, आप PTI ना छोड़ो। मैं कहता था मैंने अंदर से देख लिया है, ये सब राजनीति है, कोई इनकलाब नहीं है, कोई रिफॉर्म्स का एजेंडा नहीं है, कोई एंटी करप्शन एलिमेंट एजेंडा नहीं है। क्योंकि मैं ताहिर खुर्शीद की और ये पंजाब हुकूमत KPK की करप्शन देख रहा था, और फेडरल कैबिनेट में मैं समझता हूँ कि 80% लोग करप्ट थे। पॉलिसीज के अंदर जो पावर सेक्टर में, जो कम्युनिकेशन सेक्टर में, जो दूसरी मिनिस्ट्री में इंडस्ट्री को जो बेनिफिट देने में, जो पिक एंड चूज, जो मैं आंखों से देख रहा था और इस सारी चीजों को समझ रहा था। चांद साहब, आप बहुत बड़ा इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि जिस कैबिनेट का आप हिस्सा रहे हैं, प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब कहते हैं मेरी क्लीन हुकूमत थी, ये फवाद चौधरी साहब कहते थे हमारे शो में कई दफ़ा, कहा जी एक स्कैंडल बताएं। आप कह रहे हैं 80% वज़रा जो हैं फेडरल मिनिस्टर या अदरवाइज
वो करप्ट थे और वो आप कोई महकमों के नाम भी ले रहे हैं सर, ये बड़ा एक सीरियस एलिगेशन है सर जो आप कह रहे हैं। लेकिन देखिए, मैं 4-5 बंदे जो थे ना जी, जिनको मैं कह सकता हूँ, शाह महमूद हो गया, शीरी मिजारी होगी, आजम सवाती हो गया, या 2-3 और होंगे जो जिनको आप कह सकते हैं कि जो करप्शन में इन्वॉल्व नहीं थे। बाकी वो पंजाबी में कहते हैं ना मालवा नया, समझते हैं, जो दूसरा को अलग देता है वो। बाकी 70% लोग अब छोड़ दें, मैं क्या किसी का नाम लूंगा इस वक्त। एक मिनिस्ट्री उठा लें, जो किया है, खलवाड़ हुआ है, और वो हर दौर में होता आ रहा है। सरमायादार पॉलिसी नहीं, ये नहीं चंद साहब, आपको पता था कि 70% 80% ये लोग कर रहे हैं? वजीर मेरे इमरान खान साहब को नहीं पता था? उनके पास इंटेलिजेंस एजेंसीज भी थी, उनको पता था सारा, बिल्कुल पता था। तो इसके बावजूद इग्नोर कर रहे थे तमाम चीजों को। बिल्कुल, हाँ, बिल्कुल इग्नोर कर रहे थे। उनको भी पता था पंजाब हुकूमत जो करप्शन होती है, जो लोग उनको बताते थे, उनको पता था। जो आज के आर्मी चीफ है, इन्होंने क्या रिपोर्ट दी थी उनको जब ये डीजी आई थी, तो इनकी लड़ाई क्या हुई? जो और लोग, जो ब्यूरोक्रेसी, जो डीजी एंटी करप्शन, उन्होंने हुसैन असगर को चेंज किया, एजाज शाह को चेंज किया, डीजी एंटी करप्शन एजाज शाह साहब थे, उनको चेंज किया। उसके बाद एक और गौर नफीस को लाए थे। तो जो सेक्रेटरी टू सीएम तैयार खुर्शीद जो करता रहा है, डिप्टी कमिश्नर डीपीओ से जो पैसे लेता रहा है, सारी दुनिया को पता है। हाउसिंग सोसाइटियों के नाम पे जो करप्शन हुई है पंजाब में, एनओसी देने में, और आखिर तक हुई है, जो उनको होता रहा है उनको भी पता है। जो जिसको कैबिनेट में लेने के लिए तैयार नहीं थे, उनको सारा सूबा दे दिया, उनको भी पता था। सब क्या ड्रामा, टोपी ड्रामा है, सब इन्वॉल्व थे। ग्लव्स, हैंड टू ग्लव्स क्या कहते हैं, जॉइंट वेंचर था। अच्छा सर, आज आपने बड़े बड़े तगड़े लोगों का जॉइंट वेंचर था, पैसों की रेल पेल थी भाईजान। इस पे मैं डिबेट करनी, जो कहता है कि नहीं जी करप्शन आ जाए मेरे साथ लाइव टेलीविजन पे बैठ जाए। मतलब चैलेंज दे रहे हैं आप, किसी को भी आए आपसे? मैं ओपनली चैलेंज करता हूँ पंजाब हुकूमत, केपीके हुकूमत, जो कहता था इंडस्ट्री मिनिस्ट्री में करप्शन नहीं थी, तो उससे पूछ लें कि शुगर इंपोर्ट हुई, एक्सपोर्ट हुई, गंदम स्मगलिंग कैसे हुई, शुगर का जो अपना क्या नाम है, किसान के नाम पे जो सब्सिडी हम देते हैं फर्टिलाइजर को, जो आज भी हो रही है करप्शन, ये भी बता दूं मैं, जो आज भी हो रही है। नहीं, मौजूदा हुकूमत में ये करप्शन जारी है, आप कह रहे हैं? मैं कहता हूँ फर्टिलाइजर को जो हम सब्सिडी देते हैं, वो उस पे सारों को, किसी को 70 सेंट पे देते हैं, किसी को 18 पे देते हैं, किसी एक इंडस्ट्री को देखे ना, गैस की कीमत क्या क्या मिलता है, क्या एग्रीमेंट, और वो किसान को कितनी मिलती है सब्सिडी, कौन खा रहा है? खान साहब मानते नहीं थे। मैं कहता था गंदम स्मगलिंग हो रही है, खुसरो बख्तियार कहता है नहीं हो रही स्मगलिंग, आप झूठ बोल रहे हैं। मैं क्या, खुदा का खौफ करो, आटा भी स्मगल होता है, गंदम भी स्मगलिंग होती है। ये कैबिनेट में लड़ाई होती है। शहजाद अकबर का जो रोल था, मैं कहता था शहजाद अकबर और आजम खान पैसों के लिए काम करते हैं। ये जो केस था, मैंने शहजाद अकबर को मुंह पे कहा कि ये जो लंदन वाला तुम केस, जिस पे आज जो खान साहब पे बना हुआ है, तो पूछ लीजिए। मैंने तो कई दोस्तों कहा कि यही मरवाएगा खान साहब को, और आज मरवा दिया उसने। अच्छा, आपने भी कहा कि ये उस वक्त की जो डीजीआईएस आपने रिपोर्ट भी किया था, आपके प्रोग्राम में आपने रिपोर्ट भी किया था शहजाद अकबर और जो मेरी लड़ाई उसी कैबिनेट में, मुझे याद आ रहा है कि आपने सबसे पहले रिपोर्ट किया। ये फड्डेबाज हैं, तो आपको पता है हम बैठे इसी काम के लिए, फड्डे हूँ और हम रिपोर्ट करें सर हमारे। नहीं, आप फंडों की खबर भी रखते थे ना, आपने रिपोर्ट किया था, और आपकी रिपोर्ट भी फिर मेरी लड़ाई एक और मिनिस्टर से हो गई। वो किस मिनिस्टर से? वो किस मिनिस्टर से? वो आपकी रिपोर्टिंग भी हुई थी लड़ाई। बस छोड़ें आप, क्योंकि आप साफी का तो काम है रिपोर्टिंग। आप इसलिए अक्सर नाराज रहते हैं, मेरा फोन भी नहीं अटेंड करते 2-4 दफा। मैं अटेंड नहीं करता। आपने रिपोर्ट की तो। अच्छा सर, अभी आपने कहा कि आर्मी चीफ और ये मौजूदा जो है खान साहब के दरमियान भी फटा हुआ था, वो क्या फटा हुआ था सर? सर ये इन्होंने करप्शन की रिपोर्ट्स दी थी इदारे के सरबराह के तौर पे। इन्होंने कहा था कि जो कुछ हो रहा है पंजाब में, जो कुछ इन्होंने इदारों की रिपोर्ट ये करके, और रिकॉर्ड एक वाला तो ISI नहीं पकड़े थे ना, बाकी का तो कमाल नहीं था, और इन्होंने रिजॉल्व किया था। मुझे याद है उस वक्त जनरल आसम बैठे थे, इन्होंने रिजॉल्व ये किए थे चीजें। इनके और 2-3 अफसर थे जिन्होंने रिजॉल्व की थी। अच्छा, ये पिछले दिनों आपने जुल्फी बुखारी साहब का इंटरव्यू सुना होगा, मैंने भी सुना। उन्होंने शहजाद अकबर साहब पे बड़े इंतहाई संगीन इल्जामात लगाए थे, और उन्होंने, अच्छा अगले दिन हमारे साथ फैसल वाडा साहब थे, उन्होंने भी बड़े संगीन इल्जामात लगाए शहजाद अकबर साहब पे कि 2 बिलियन की कोई डील हुई थी कि उनके साथ। लेकिन मुझे अफसोस है रियाज मलिक के साथ, जब मैं बोलता था उस वक्त ये साथ देते थे ना, उस वक्त खामोश हो जाते थे, सारे पावर एंजॉय कर रहे थे ना उस वक्त। तो मैंने तो खान साहब को कहा था कि ये फ्रॉड है,
कैबिनेट के अंदर रिकॉर्डिंग निकाल देने, मैंने कैबिनेट के अंदर कहा था कि शहजाद अकबर फ्रॉड है और ये शुगर स्कैंडल है, ये सिर्फ विक्टिमाइज करने के लिए, जगीर तरीन को विक्टिमाइज करने के लिए। बाकी तो देखे ना सारी शुगर पावर इंडस्ट्री जो वो तो खान साहब के कैबिनेट के अंदर, ये पार्टी के अंदर थे ना, बाकी 5-6 मिलों वाले तो और भी बैठे थे, किसी को हाथ भी नहीं लगाया था। अच्छा सर, आज आपने देखा होगा फवाद चौधरी साहब के साथ बड़े अच्छे रिलेशनशिप आप कर रहे हैं। शीरी मजारी सहरबा को आज हमने देखा, इस्लामाबाद पुलिस ने जिस तरीके से उनको पिक किया, और अभी तक भी मेरा ख्याल फवाद चौधरी साहब अंदर बैठे हुए हैं। मैं कहता हूँ जी औरतों के साथ थोड़ा सा लिवरेज देना चाहिए स्पेशली, और शीरी मजारी तो बीमार भी है, और मैं समझता हूँ कि और भी जो पॉलिटिकल वर्कर हैं, जो सिविल सोसाइटी की औरतें उन्होंने पकड़ी है। देखें, जो सिविल सोसाइटी के लोग हैं ना जी, वो तो कोई रूल ऑफ लॉ के लिए या अनेस्टी के लिए या इनकलाब के लिए लोगों को, क्योंकि उन्होंने सोशल मीडिया के जरिए एक मोटिवेशन दिया, उनको अंदर की कहानी का नहीं पता कि आपके नारों का, आपकी इस तहरीक का बेनिफिशियरी तो फिर भी खुसरो बख्तियार होगा, या आजम खान जैसा मॉडल होगा, या तैर खुर्शीद होगा, या शहजाद अकबर की जगह उसका कोई भाई आ जाएगा। वो वही जो ऊपर बैठते हैं वो बेनिफिशियरी तो वही होते हैं जो पावर कॉरिडोर के अंदर होते हैं, जो क़यादतों को के ब्लू आइड होते हैं। तो ये बेचारे सिविल सोसाइटी को देखना चाहिए कि पहले इनकलाब का बेनिफिशियरी कौन रहा है, जो 3 साल हुकूमत खान साहब ने जय की है, उसका बेनिफिशियरी कौन रहा है, और आगे फिर कौन होगा। अच्छा, आपने अभी बात के सवाल अगर जो पीछे रह गया, लेकिन मुझे अचानक याद आ रहा है कि आपके भाई जो हैं आपसे लड़े, घर में लड़े, फैमिली से लड़े, आपको उन्होंने कहा जी पीटीआई ना छोड़ें, तो खान साहब ने उनको टिकट क्यों नहीं दिया इसके बावजूद, जिस पे आपको बड़ी तसल्ली है कि उनकी बड़ी मेहरबानी, मेरे घर में उनकी वजह से सुलह होगी, तो टिकट क्यों नहीं दिया उन्होंने? पार्टी का मामला है, उनकी पार्टी मामला है, वहाँ के अफगानी है मलकवाल के अंदर कमर चाय वाला, वो अफगानिस्तान का शहरी है, तो उसको सुना है उसने पैसे दिए हैं, और 2-3 हमारे दोस्त हैं जिनके जरिए दिए भी हैं। वो कभी, मैं इस वक्त उनका नाम नहीं लेता क्योंकि वो मुश्किल हालात में है, मैं इसलिए उनको मुश्किल नहीं, वहाँ अफगानिस्तान से जो लोग आ रहे हैं वो यहाँ से शनाख्ती कार्ड बनवा के पाकिस्तान में इलेक्शन लड़ रहे हैं। पाकिस्तान का इस वक्त हर पंजाब के हर शहर में जो अफगानी बैठे हुए हैं, जो कपड़े के कारोबार पे काबज है, जो अहम प्रॉपर्टीज पे काबज हैं, वो उन्होंने बड़े सालों से कार्ड बनवाए हुए हैं, और आज भी जो जुलूस निकाल रहे हैं, ये जो रोड्स ब्लॉक कर रहे हैं, ये जो कोर कमांडर हाउस जैसे इमलाक पे हमले कर रहे हैं, आप देख लें इसमें अफगानी ज्यादा मौजूद है, पंजाब के लोगों ने कम ही जुलूस निकाले हैं। पंजाब के लोग तो आज भी विक्टिम है। मुझे ये बताएं केपीके में कितनी गिरफ्तारियां हुई हैं? कोई गिरफ्तारी नहीं। पहले जो खान साहब ने कहा था गिरफ्तारियां होनी चाहिए, सिर्फ केपीके बलोचिस्तान में कोई गिरफ्तारी नहीं, सिर्फ बेचारा पंजाबी मार खा रहा है, और पंजाबियों को आके जुलूस अफगानी निकाल रहा है, मार पंजाबी खा रहा है। अच्छा सर, ये तो बड़ी आप डिस्टर्बिंग बात बता रहे हैं। लास्टली, ये जो आज वहाँ पार्लियामेंट में एक लॉ पास किया गया कि पार्लियामेंट की तौहीन पे सजाएं होंगी, कैद होगी, जुर्माने होंगे, आप कैसे व्यू करते हैं कि पार्लियामेंट तो लोगों की एक नुमाइंदा, एक उनका फोरम है, एक लोगों को फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन का भी राइट भी है, तनकीद करें। कल को तो ये मतलब ब्लैंकेट होगा, वो तो किसी को भी बुला लेंगे कि आपने तौहीन की है। देखें जी, मैं समझता हूँ कि पार्लियामान की तौहीन तो खैर 40-50 सालों से होती आ रही है, अभी भी बर्दाश्त का मुजाहरा करना चाहिए, और पार्लियामान का कानून बन भी जाए तो सियासतदान सजा नहीं दे सकते अपनी गाली पे। हमारे सिस्टम में टॉलरेंस या रवादारी इतनी थी, अभी वक्ती तौर पर खत्म हुई है, लेकिन वक्त आएगा इंशाल्लाह फिर वो रवादारी वाली चीजें आगे आ जाएंगी, अखलाकियात रवादारी प्रिवेल कर जाएगी। तो मेरे ख्याल में ऐसे कानून बनाने से भी कोई फायदा नहीं होगा, या मेरा ख्याल है थोड़ा सा जो है ना नरमी रखनी चाहिए, सख्त कानूनों की जरूरत नहीं है। ठीक है, मारूजी हालात हैं इस वक्त मुल्क में, एक ऐसी एबनॉर्मल सिचुएशन बनी हुई है, लेकिन अल्लाह करेगा हम इस क्राइसिस से जल्दी निकल आएंगे। बहुत शुक्रिया चांद साहब, थैंक यू वेरी मच सर, आपने हमें ज्वाइन किया, ग्रेटफुल सर। नदीम अफजल चंद साहब हमारे साथ मौजूद थे। यहाँ पे वक्त हुआ है ब्रेक का। ब्रेक के बाद हमारे साथ मौजूद होंगे सीनियर वकील सुप्रीम कोर्ट उमर आदम खान साहब, उनसे बात करेंगे आर्मी एक्ट के हवाले से। हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। और हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर वकील सुप्रीम कोर्ट उमर आदम खान साहब, उनको वेलकम करेंगे। अस्सलाम वालेकुम उमर आदम खान साहब। अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा उमर साहब, ये बताइए कि हालिया कोर कमांडर जो इजलास हुआ उसमें ये फैसला हुआ है, जिसकी आज कौमी सलामती कमेटी ने तौसीक भी कर दी है, कि आर्मी एक्ट और ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत सिविलियंस के खिलाफ कार्रवाइयां होंगी। इज इट पॉसिबल? इसको कैसे देखते हैं? जी, इट इज पॉसिबल। आर्मी एक्ट को तो आपको पता है कि जनरली अप्लाइज टू मिलिट्री सर्विंग मिलिट्री ऑफिसर्स और ऑफिशियल्स के लिए, बट उसका एक सेक्शन है, सेक्शन 21D,
वो कहते हैं कि जी जो वो अशखास जो कि आर्मी एक्ट में ऐसे तो नहीं आते, लेकिन अगर वो अक्यूज होते हैं ऑफेंस से और जिसमें आते हैं ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट के किसी शिक में उस पर आते हैं, और या एक ऑफेंस है कि जी सीड्यूसिंग मिलिट्री ऑफिसर अगेंस्ट सिटिंग गवर्नमेंट, तो अगर वो दो अगर उस एग्जाम में उन पे उसमें वो अक्यूज हैं तो वो आर्मी एक्ट के नीचे आ सकते हैं, उनका ट्रायल आर्मी एक्ट के नीचे हो सकता है। लेकिन जो ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट है, क्योंकि हमारा एक अपना ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट से 1923 का, उसमें प्रोसीजर अपना दिया हुआ है, उसमें जो ट्रायल को कोर्ट है वो सेशंस कोर्ट दिया गया है। लेकिन तो क्वेश्चन ऑफ अक्यूज्ड है कि अगर वो अक्यूज्ड ऑफिशियल है, वो अंडर द ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट है, सेशन कोर्ट के सामने उसका ट्रायल हो रहा है, तो वो मिलिट्री कोर्ट में आ सकते हैं, लेकिन उधर अक्यूज्ड होना पड़ेगा उसको, नॉट सिंपल चार्ज ना हो, सिंपल एलिगेशन ना हो, लेकिन अक्यूज्ड होगा। और अक्यूज को डिफाइन किया सुप्रीम कोर्ट ने, वो शख्स जिसके खिलाफ चार्ज फ्रेम हो चुका, तो वो अक्यूज इंसान है। तो जब तक चार्ज नहीं फ्रेम होता सिविल कोर्ट में, मेरे ख्याल में क्रिमिनल कोर्ट्स में हमारे, तो वो डायरेक्टली अंडर द मिलिट्री लॉज नहीं आ सकते। तो सर ये उमर भाई थैंक यू वेरी मच, आपने हमें ज्वाइन किया। मैं थोड़ा सा इनको तारुफ दे दूँ, ही बिलोंग्स टू एन ओल्ड स्कूल ऑफ थाट, खुद मिलिट्री बैकग्राउंड से हैं और इस वक्त आई मस से बड़े कम यहाँ पे वकील हैं टॉप के जो प्रोफेशन को एक कहते हैं ना ओल्ड स्कूल ऑफ थाट की तरह लेते हैं। उमर फ़रूक साहब इज़ वन ऑफ दैम। इनके वाले साहब जो हैं नैब के प्रोसिक्यूटर भी रहे, ख़ुद एक मिलिट्री ऑफिसर थे, वो किसी वक्त फिर हम उस पर ये बात करेंगे। वेरी ब्रेव उसमें फैमिली से इनका तल्लुक़ है। आपने सर एक बड़ा मशहूर ज़माना केस लड़ा था सर, जिस केस को लेने को कोई तैयार नहीं था, वो था जब यहाँ पे एस्पिनाज ये चार्जेस लगे थे। उस वक्त जनरल बाजवा साहब ने कहा था, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, प्रेस रिलीज़ आया था ISPR का, जिसमें बताया गया था कि उन्होंने एक उसमें ये सीनियर लेफ्टिनेंट जनरल जो थे उनको ये सज़ाएँ दी गई थी, ये कह के कि अमेरिका के लिए उसमें एस्पिनाज कर रहे थे, 14 साल की सज़ा दी गई थी। आपने उसको फिर रावलपिंडी कोर्ट में जाके उन सज़ाओं के बाद, कोर्ट मार्शल के बाद आपने उनको चैलेंज किया था। लंबी कहानी है वो सारी। तो ये उसमें उनको जो सज़ाएँ दी गई थी वो ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत दी गई थी सर। अब यहाँ पे भी हम देख रहे हैं कि ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट का इन्होंने जिक्र किया है, तो क्या ये ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट जो है ये सिर्फ सर्विंग या रिटायर्ड फौजी अफसरान पे लगता है, या उसमें ये सिविलियन जो हैं उनको भी इनकॉर्पोरेट किया जा सकता है? तो ज़रा उस केस का बताएंगे कि जिसको आपने फाइट किया था इन्हीं लाइंस की बुनियाद पे, क्योंकि बड़ा सिविलियन केस था वो। जी रविया, जैसे आपको पता है कि जनरल जावेद इकबाल तो रिटायर हो गए थे 2015 में जी, एंड एज ए रिटायर्ड लाइफ वो जो बातें कर रहे थे, किसी इंसान से बातें कर रहे थे अमेरिका जाके जनरल कॉन्वर्सेशन में जी, लेकिन उनमें जो अभी बात आ रही है और बाकी केसेस में जिस तरह हालात आपको क्लियर हो रहे हैं, तो उनमें जो चार्ज था उनके खिलाफ की जी, उन्होंने आर्मी चीफ के एक्सटेंशन की बात की, और जिस तरह मेजर सैफुल्लाह बाबर है जिनको 14 साल सजा भी दी है, उस पर भी यही चार्ज है कि आपने आर्मी चीफ की एक्सटेंशन की बात की। और जो मेजर दूसरे जो एक मेजर जनरल के बेटे हैं, उन्होंने जो खत लिखा था एक्सटेंशन पे, अगर आप देखें एक तो एक्सटेंशन का वो देख लें, और ये दो जो चार्जेस फ्रेम हुए 2018 में, उस वक्त के हालात क्या थे। जस्टिस काजी फयाज ईसा का कोई रेफरेंस की बातें हो रही थी, अरेस्टिंग ऑफ ये जो मिले पॉलिटिशियंस थे इनके खिलाफ हो रहे थे, एंड जनरल बाजवा अकाउंटेबिलिटी के जार बन रहे थे। एक्चुअल बिहाइंड द सीन्स जो इमरान भी कहते हैं, इमरान खान भी कहते हैं कि एक्चुअल अकाउंटेबिलिटी तो वो कर रहे थे। तो उस मद में सारे एक प्रोपेगेंडा बना के एक ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट को यूज करके, जो कि अंग्रेज सब कॉन्टिनेंट के लोगों को सब्जुगेट करता था, ब्लैकमेल करता था, टॉर्चर करता था, वो इस्तेमाल करके अपने लोगों को एक एग्जाम्पल बनाने के लिए एक उनको चार्ज किया और जिंदगी तबाह कर दी उनकी। और आप खुद देख लें कि जैसी वो जाने लगे तो 14 साल की सजा तो पहले 7 साल की, और 7 साल से 2.5 साल की, 2.5 साल को भी खत्म करके उसको 6 महीने की। लेकिन जब जनरल आसिम मुनीर आए और उन्होंने कोई गुड सेंस किया और उन्होंने देखा यार दिस इज मैडनेस, ये हम क्या कर रहे हैं, probably in good faith the credit goes to him and I must give it कि जो उन्होंने वो सजा भी खत्म की और इमीडिएटली उनकी रिलीज का ऑर्डर किया। I mean the first one of the orders। अच्छा, तो ये तो स्टैंडर्ड था उनके ट्रायल का, जो कि मिलिट्री के ऑफिसर खुद ही नहीं मानते। तो जो प्रिजम्पशन ऑफ करेक्टनेस है मिलिट्री ट्रायल्स के होते हैं, और जो प्रिजम्पशन हम समझते हैं कि जी, और कोर्ट्स भी समझती है, तभी तो आर्टिकल 199(3) का बार है
कि जी मिलिट्री ट्रायल जो मिलिट्री के जो काम है उनमें से जुडिशियल रिव्यू हम नहीं करेंगे अनलेस quorum non judice हो, जुरिस्डिक्शन का इशू हो, मैलाफाइडीज हो और केस ऑफ नो एविडेंस हो। आप उमर ये कह रहे हैं, आप उमर ये कह रहे हैं कि इनको ये जो उस वक्त लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड जो थे जवेद इकबाल साहब, इनको आके इन चार्जेस पे गिरफ्तार किया गया था कि इन्होंने अमेरिकन को ये हिंट कराया था कि ये जनरल बाजवा साहब एक्सटेंशन लेना चाहते हैं, यही जुर्म था आप कह रहे हैं। अगरचे उन्होंने तो लिस्ट बड़ी लंबी बनाई हुई थी कि फलां बात भी बताई, फलां भी बताई, अब आप कह रहे हैं नहीं, दैट वाज ओनली क्राइम जो उन पे उन्होंने लगाया था कि आपने पहले से बता दिया कि आर्मी चीफ की तैनाती कैसे होती है, एक्सटेंशन कैसे होती है। ये मेरा ख्याल है, आई रिमेंबर इट कि आपके साथ मिलकर स्टोरी मैंने की हुई है, दैट्स द रीजन मैं आस्किंग। जी the more your relationship between the previous government, PTI government और बाजवा का अगर आप देख लें, the more उनकी आपकी बातें खुल के नजर आ रही हैं, तो मेरे को तो कोई शक ही नहीं है कि this was the only reason। एक बेहतरीन ऑफिसर को, एक बेहतरीन बाकी भी जो ऑफिसर मेजर सैफुल्लाह बाबर, रिजवान बेहतरीन ऑफिसर्स थे, इनको इसी मद में रगड़ा गया। बाकी जिनकी जिंदगी तबाह, इदरीस खटक वगैरह जैसे लोग थे जिनसे मैं जाके जेल में भी मिला हूँ, और उनकी अगर उनके चार्जेस भी देख लें आप खुद देखेंगे कि वो चार्जेस क्या है, और चार्जेस में एक ही कॉमन थ्रेड है, जनरल बाजवा की एक्सटेंशन, उसमें बात तक करना। आई मीन आप जनरल जावेद इकबाल पे तो एक चार्ज ये था कि जी आपने बताया कि जी ये प्राइम मिनिस्टर का स्वाबदीद है कि वो किसको आर्मी चीफ बनाता है और एक्सटेंशन का भी हक रखता है, उसको इजाजत है। दिस इज अ चार्ज, दिस इज द वर्डिंग ऑफ अ चार्ज अगेंस्ट जनरल जावेद इकबाल एंड मेजर सैफुल्लाह बाबर। अच्छा, ये तो इन्होंने जनरल आसिम मुनीर साहब ने, जैसे आपने कहा कि एक अच्छा जेस्चर दिया और इन लोगों को जो सजाएं थी उन्होंने माफ़ की हैं, और पहला आर्डर ये उन्होंने किया, वेरी नाइस ऑफ हिम जो आप बता रहे थे। तो बाकी का क्या बना, जो बाकी 3-4 लोग थे जिनको सजाएं दी गई थी जनरल बाजवा साहब के दौर में, किसी को डेथ पेनल्टी दी गई थी, किसी को उम्र कैद दी गई थी, किसी को 7-8 साल दिए गए, उनका क्या बना सर? व्हाट इज देयर लेटेस्ट? जी सर, उसमें आपको याद कि जब ट्रायल हो जाता है तो मिलिट्री लॉ के नीचे उन्होंने एक अमेंडमेंट करके अपील का एक हक दिया हुआ है, लेकिन वो अपील का हक भी मिलिट्री ऑफिशियल के सामने है, वो इंटरनल इनका अपील का हक है। अभी 1.5 साल हो गया, ऑलमोस्ट 2 साल होने के किन केसेस में आ रहे हैं कि वो अपील्स अभी तक पेंडिंग है। अगर मिलिट्री ट्रायल्स का और मिलिट्री ट्रायल्स का यही था कि जी सिविल कोर्ट्स में, क्रिमिनल कोर्ट्स में इधर सारी डिलेज होती हैं, तो इधर तो क्रिमिनल अपील में 2-2 साल की डिलेज हो रही है और कोई वो नहीं है कि कब लगेंगी। आप पे दबाव भी था सर, आप जब ये केस फॉलो कर रहे थे, लेफ्टिनेंट जनरल जवेद इकबाल साहब के वकील बने थे, कोई बनने को तैयार नहीं था उस वक्त, बिकॉज जनरल बाजवा हैड ऑल माइट एंड पावर। आप पे भी दबाव था, आपको भी हरास किया गया था कि आप क्यों इस केस को लिया हुआ है, बड़ा हाई प्रोफाइल केस है, एस्पिनाज वगैरह के चार्जेस शामिल। एब्सोल्युटली मेरी फैमिली के पीछे तो इनिशियली तो हमें फॉलो किया गया, माय फैमिली वाज फॉलोड। फिर एक सीनियर ऑफिसर्स को मेरे पास दफ्तर में भेजा गया कि उनसे कहे कि विड्रॉ फ्रॉम दीज केसेस, एंड आई रिफ्यूज्ड। उन्होंने बताया कि जी आप जरा देखिए किसका बेटा है, लुक एट हिज फैमिली, डू यू थिंक इज एवर गोइंग टू विड्रॉ? एंड आई टोल्ड देम वन थिंग, मैंने कहा जी आई एम नॉट एन एनिमी ऑफ द मिलिट्री, आई एम the biggest supporter of the military। मैं खुद फैमिली ऑफ मिलिट्री। नहीं, आपके वालिद साहब मेजर थे आर्मी में, वो बड़ा एक वो सबको पता है, फरूक आदम साहब जो थे, और बड़ी एक हिस्ट्री अटैच है उनके साथ, तो आप पे दबाव था। वो तारीख जरूरत है, he is a 73 अटैक, आई मीन वी आर वेरी प्राउड ऑफ हिज अचीवमेंट एंड व्हाट ही वांटेड टू डू। अगर वो कर देते उस वक्त तो प्रोबेबली हालात बेहतर होते, ये ना होते। अच्छा, अब आपको क्या लगता है कि अगर ये सिविलियंस को ट्रायल किया जाता है मिलिट्री कोर्ट्स में ऑफिशियल एक्ट के तहत या इसके तहत, तो फिर इनको राइट ऑफ अपील होगा या सारे फौजी अदालतें बैठ के इनको प्रोसिक्यूट करेंगी? फौजी अदालतें करेंगी, फौजी में अपील होगा, एंड ये बहुत बड़ी गलती होगी, ये बहुत बड़ी, क्योंकि इसमें रऊफ एक याद रखें, इसमें कौन है, इसमें आपके खिलाफ जो कंप्लेनेंट है वो मिलिट्री है, इसके खिलाफ जो ट्रायल के ऑफिसरान है वो मिलिट्री हैं, चार्ज जो आपके खिलाफ बना रहा है वो मिलिट्री है, अपेलेट आपका मिलिट्री है, डिफेंडिंग ऑफिसर भी मिलिट्री शायद हो। ये सारा मिलिट्री को क्यों ये करना चाहिए? दे शुड नॉट डू दिस। लेकिन सर वो ये कहते हैं, मिलिट्री कहते हैं कि हमारी इंस्टॉलेशन पे अटैक हुए, हमारे कोर कमांडर पे अटैक हुए, हमारी वहाँ पे एयर बेसिस पे अटैक हुए हैं, जहाज को जलाया गया है, फिर उसका GHQ पे अटैक है, वो कहते हैं हमारे पे अटैक है, हमारी इंस्टॉलेशन, लिहाजा हम करेंगे आर्मी एक्ट के तहत। डू यू थिंक दे आर रॉन्ग, या उनकी जस्टिफिकेशन है इसमें कि नहीं कि हमारे पे हमला हुआ हम करेंगे? रहू तो ये तो फिर डिस्टिंक्शन है ना कि हमारा मिलिट्री अलग है और गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान और ये मुल्क बाकी जो है वो अलग है।
It's not that thing. It's one thing. तो आप ये कहते हैं फौज पुलिस को भी करना हमारी चाहिए, है, ये आप कह रहे हैं भी पुलिस हमारा को करना चाहिए प्रोसीड इनके खिलाफ। Absolutely, the federal government should take the lead. It is their duty to defend its institution. ये तो इनको करना ही नहीं चाहिए, ये तो चाहिए फेडरल गवर्नमेंट को कहे कि जी आप डे टू डे हियरिंग कराएं, जल्द से जल्द कराएं और ट्रायल कराएं, ताकि और जिस तरह सजाएं देनी वो सजाएं दें, और जो कि फेयर ट्रायल के लाजमा और उसकी जो एसेंशियल्स है उसको मद्देनजर रखे, क्योंकि इसमें से मिलिट्री विल नेवर बी द विनर। नो मैटर जो कुछ हो जाए, ये ट्रायल कर लें, फिर एक्यूजेशन आएगा कि जी मिलिट्री ने अनफेयर ट्रायल कर दिया, जाती कर दी, ह्यूमन राइट्स कमीशन चीखे मारेगा, पॉलिटिकल पार्टीज चीखे मारेंगी। Why should they get involved in this? एक चीज होगी, लेट द फेडरल गवर्नमेंट को रिक्वेस्ट करे, उनसे कहे कि जी ये ट्रायल्स करे, जल्द से जल्द करे। फेडरल गवर्नमेंट शुड डू दिस। ठीक है, बहुत शुक्रिया उमर भाई, उमर आदम थैंक यू खान वेरी साहब मच। अपनी एक्सक्लूसिव राय से हमें आगाह कर रहे थे और वक्त देने का बहुत शुक्रिया। प्रोग्राम देखने का भी बहुत शुक्रिया। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।